पास्ट लाइफ से भी कुछ चीज़ें ऑब्वियसली हमारे हिंदू सनातन में इस चीज़ को एग्जिस्टेंस है। जैसे मेरे पास एक लेडी आई और उनको बहुत ज़्यादा डर था पानी का। ठीक है, यहाँ तक कि वो पानी के थोड़े भी पास जाती थी तो उनको पैल्पिटेशन और नर्वसनेस और ड्राइनेस ऑफ थ्रोट, ये सारे सिम्टम्स शुरू हो जाते थे। जबकि इस लाइफ में जब मैंने उनसे हिस्ट्री ली, इस लाइफ में कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ नहीं था। ऐसा नहीं था कि बचपन में कभी पानी में वो डूब गई हो या स्विमिंग करते हुए कुछ हुआ। उस लेडी के साथ जब मैंने सेशन किया तो उसने शी वाज एबल टू गो एंड सी हर पास्ट लाइफ, जिसमें वो एक प्लेन क्रैश में है एंड शी इज ड्राउनिंग। The plane crashed over a sea and she's drowning and she didn't know how to swim. तो वो जो लास्ट उसका जो एक्सपीरियंस था before she died, that is what got stored in her subconscious mind. ठीक है, वही फियर, क्योंकि वो अनरिजॉल्व्ड रहा तो वो फियर कैरी फॉरवर्ड हो गया। नमस्कार, आज मैं आपके सामने नए गेस्ट के साथ आई हूँ एंड ये जो पूरा एपिसोड है वो मेंटल हेल्थ के बारे में है। मेंटल हेल्थ को ट्रीट करने के लिए, उसे संभालने के लिए, उसे समझने के लिए बहुत सारे टाइप्स के ट्रीटमेंट हैं, तरीके हैं, जिसे शायद मैं इतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी। इस चीज़ को समझने के लिए आज जो हमारे साथ हैं वो एक बेहतरीन इंसान के साथ एक बहुत अच्छे थेरेपिस्ट हैं और आज मैं उनका बहुत स्वागत करती हूँ अपने इस पॉडकास्ट में। थैंक यू प्रियंका जी। और एक चीज़ और कहूँगी, ये विमेंस हॉस्पिटल में थेरेपिस्ट हैं जो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड एक अपना एक एरिया है जिसमें ये लोगों को ट्रीट करती हैं। और आज मैं आपसे जानना चाहती हूँ मैम कि आप बताइए कि आप क्या, कैसे, क्यों और किस तरीके से, तो सारे क्वेश्चन मेरे आपके साथ एक साथ ही है। सो आई एम सिमृता चौधरी एंड अगर मैं कहूँ तो मैं बेसिकली एक थेरेपिस्ट हूँ जी, एक रिलैक्सेशन थेरेपिस्ट हूँ जी, क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ। और मेरा जो काम है वो बेसिकली सबकॉन्शियस माइंड के लेवल पे होता है, जिसको हिंदी में हम अवचेतन मन भी कहते हैं। अवचेतन। और सबकॉन्शियस माइंड वो हिस्सा है हमारे मन का जहाँ पे बहुत सी हमारी मेमोरीज हैं, एक्सपीरियंसेस हैं। और अक्सर हमें जब कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो जब हम सबकॉन्शियस लेवल पे काम करते हैं तो हमको डेफिनेटली रिलीफ मिलता है, बिकॉज वी आर एबल टू आइडेंटिफाई द कॉज ऑफ द डिस्कम्फर्ट दैट वी आर एक्सपीरियंसिंग। सो माई वर्क इज बेसिकली विद द सबकॉन्शियस माइंड। तो उसको अगर हम कहें तो रिलैक्सेशन थेरेपी कह सकते हैं, नहीं तो जो उसका टर्म है, साइंटिफिक टर्म है, वो है क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी। हिप्नोथेरेपी के बारे में मैम हमने बहुत सुना हुआ है। एक्चुअली जनरली मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो हमने टीवी में, पिक्चरों में देखा है कि अच्छा एक बॉल आती है, यूं होती है, पेशेंट सो जाता है, देन वो जो भी हम पूछते हैं वो बता रहा होता है। तो इट्स लाइक रियलिटी कि ये कुछ इसी प्रोसेस में जाता है और वो जो भी बोलते हैं वो सबकॉन्शियस माइंड इतना ही रिलायबल है, वो जो बता रहे हैं वो सच में वो सही बता रहे हैं या कुछ सपनों में खोए हुए हैं वो? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। पहला पॉइंट जो मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगी कि जो हम सीरियल्स में देखते हैं या मूवीज में देखते हैं वो पूरा अगर मैं कहूँ तो बहुत ओवर ड्रामेटाइज्ड होता है। उसमें बहुत से एलिमेंट्स होते हैं जो शायद सही नहीं है, बट रियलिटी में सबकॉन्शियस माइंड के पास आपके सारे जवाब हैं, सारे सॉल्यूशंस हैं। क्योंकि ये वो हिस्सा है आपके मन का जहाँ पे आपके सारा, अगर हम कहें डेटाबेस है, सो आपके जितने भी लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं राइट फ्रॉम द टाइम यू वर बॉर्न, जब से आप पैदा हुई, आपने पहली सांस ली,
तब से ये सबकॉन्शियस माइंड एक रिकॉर्डर है, एक टेप रिकॉर्डर की तरह काम करता है, जिसमें हर मोमेंट रिकॉर्डिंग हो रही है। आप क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आपके अंदर क्या चल रहा है, आप मन में क्या सोच रही हैं, सो ऑल दैट रिकॉर्डिंग इज देयर। और ये आपकी अपनी रिकॉर्डिंग है। और ये रिकॉर्डिंग हम तब एक्सेस करते हैं जब हमें कोई डिस्कम्फर्ट में आता है। मान लीजिए किसी को बहुत डीप फियर है और उस डर का उसको समझ नहीं आ रहा कि वो कहाँ से आ रहा है और क्यों उसके साथ है। तो कई बार अक्सर देखा है कि जब हम सबकॉन्शियस लेवल पे काम करते हैं तो वी आर एबल टू आइडेंटिफाई द रूट कॉज ऑफ दैट फियर, कि वो डर कहाँ से शुरू हुआ, क्यों जुड़ा, उसकी शुरुआत क्यों हुई, कब से हुई, और क्या वजह है कि वो इतने समय से उस व्यक्ति के साथ वो डर है। तो फिर यूजिंग द थेरेप्यूटिक टूल्स हम उस फियर को, उस डर को रिलीज कर सकते हैं। एंड मैम इसको मैं इस तरीके से भी कह सकती हूँ कि हम इन जनरल सपोज कि मुझे किसी चीज़ से डर लगता है, अच्छा मैं बहुत डील करने की कोशिश कर रही हूँ कि नहीं मैं एक दिन ठीक हो जाऊंगी, मैं ठीक हो जाऊंगी, लोग मुझे समझा रहे हैं ऐसे करो वैसे करो, बट वो इतना इफेक्टिव नहीं होता है। ठीक है, हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, हमारी उम्र आधी निकल जाती है, देन हम एक एज में आ जाते हैं, ओके ठीक है अब तो जिंदगी खत्म होने वाली है। बट आप जो बात कह रही हैं मुझे ये समझ में आ रहा है कि ये अगर इस थेरेपी का अगर यूज किया जाए तो इस प्रॉब्लम को शायद हम बेटर डील कर सकते हैं या इससे अच्छे से हम निकल सकते हैं। जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। देखिए दो तरह के, जब हम थेरेपी की बात करते हैं तो देयर आर मेनी फॉर्म्स ऑफ थेरेपीज। ठीक है, जो बहुत ज्यादा कॉमन जो साइकोलॉजी में हम यूज करते हैं वो साइकोथेरेपी है, काउंसलिंग है। पर जब हम साइकोथेरेपी यूज कर रहे हैं या सीबीटी कर रहे हैं तो हम कॉन्शियस पार्ट ऑफ द माइंड को एड्रेस कर रहे हैं, चेतन मन को एड्रेस कर रहे हैं। राइट। अब हमें ये समझने की भी जरूरत है कि जो मन है हमारा, उसके अगर दो हिस्से हैं, चेतन और अवचेतन, तो उन दोनों में क्या फर्क है। जो कॉन्शियस माइंड है वो बहुत छोटा हिस्सा है। It's only 5% of the total entity called mind. पर यहीं पे लॉजिक है हमारा, यहीं पे हमारी रैशनल एनालिटिकल थिंकिंग है, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है। पर लॉजिक होने की वजह से यहाँ पे रेजिस्टेंस भी है। है ना। तो जब हम काउंसलिंग करते हैं वी आर एड्रेसिंग द कॉन्शियस पार्ट ऑफ द माइंड। अब कॉन्शियस माइंड सुन तो रहा है पर जरूरी नहीं है कि वो हर चीज एक्सेप्ट करेगा। वो कुछ चीजें एक्सेप्ट करेगा, कुछ चीजें रिजेक्ट करेगा, क्योंकि उसका अपना लॉजिक काम कर रहा है। जब हम सबकॉन्शियस माइंड के एरिया में शिफ्ट करते हैं तो हमें ये समझना है सबकॉन्शियस माइंड इज 95% ऑफ द टोटल एंटिटी कॉल्ड माइंड। 95%। और वो स्टोर हाउस है, इट्स अ स्टोर हाउस ऑफ ऑल योर मेमोरीज, ऑल योर एक्सपीरियंसेस, अब तक की लाइफ का। अब तक जो भी आपकी जो भी जीवन की यात्रा रही है, जो भी लाइफ जर्नी रही है, उसमें जो भी एक्सपीरियंसेस हुए हैं आपके, वो सारे वहाँ रिकॉर्डेड हैं। और हर एक्सपीरियंस के साथ हमारी इमोशंस भी होती हैं, है ना। हमारी थॉट्स भी जुड़ी होती हैं। तो कई बार जैसे रिकॉर्डिंग होते होते अगर कोई, जैसे हम कहते हैं ना वायरस आ गया, अब वो वायरस को हमें निकालना है, तो वो कॉन्शियस लेवल पे नहीं होगा, उसके लिए आपको सबकॉन्शियस माइंड से निकालना होगा। सबकॉन्शियस माइंड जो है वो एक और बहुत बड़ी भ्रांति है, बहुत बड़ा मिथ है। लोग सोचते हैं कि अगर हमें सबकॉन्शियस माइंड में लेके जाएंगे या मतलब हिप्नोसिस या ट्रांस में लेके जाएंगे तो हम एक नींद की अवस्था या बेहोशी की अवस्था में जाएंगे। तो ये समझना जरूरी है कि जो ट्रांस की या हिप्नोसिस की अवस्था है वो ना तो नींद की अवस्था है, ना ही बेहोशी की अवस्था है। ये वो अवस्था है जिसमें द माइंड बिगिंस टू रिलैक्स। आप एक अल्फा स्टेट में जाना शुरू करते हो। एग्जाम्पल है जब आप मेडिटेशन करते हैं, जब आप प्रार्थना करते हैं, या आप कोई बहुत अच्छी पिक्चर देख रहे हैं और पूरी तरह से आप उस पिक्चर में ही खो गए हैं, है ना। या आप कोई किताब पढ़ रहे हैं और पूरी तरह से आप उस किताब में ही खो गए। तो जब भी आप ये एक्सपीरियंसेस लेते हैं, आप के अंदर एक शिफ्ट आता है, यू आर मूविंग टू अ डिफरेंट स्टेट ऑफ अवेयरनेस। इसी को हम ट्रांस कहते हैं।
ठीक है, मतलब आप यहाँ तो हैं, आप इस प्रेजेंट फिजिकल रियलिटी में तो है, बट योर माइंड हैज शिफ्टेड टू अनदर लेवल, दैट इज अ स्टेट ऑफ ट्रांस। और ये बहुत नेचुरल स्टेट है। ये कोई जो लोग सोचते हैं कि ये मतलब हम क्या करते हैं, इट्स समथिंग दैट इज नॉट हेल्दी, नॉट सेफ, नो, हम हर रोज इस स्टेट को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ओके, डे ड्रीमिंग जब हम करते हैं, कुछ सोच रहे हैं, कुछ याद कर रहे हैं, वी आर मूविंग इनटू दैट स्टेट। सो इट्स अ वेरी नेचुरल स्टेट दैट नेचर हैज गिवन अस। एंड ऐसा कुछ है मैम कि जो हिप्नोटाइज होता है बंदा, इसके कुछ साइड इफेक्ट्स और समथिंग? कोई भी जो आता है हिप्नोथेरेपी के लिए, तो एक हमारा पूरा प्रोटोकॉल होता है जिसे हम फॉलो करते हैं, जस्ट टू चेक कि इस व्यक्ति के ऊपर हम हिप्नोथेरेपी कर सकते हैं कि नहीं। ठीक है, क्योंकि कई बार कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स होते हैं जैसे साइकोसिस है, स्किज़ोफ्रेनिया है या बाइपोलर है, तो उन केसेस में हम हिप्नोथेरेपी नहीं यूज करेंगे। ओके। साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स जो होते हैं उनमें हिप्नोथेरेपी वर्क्स वेरी वेल। इसको थोड़ा सा एलोबरेट करेंगे? तो साइकोसोमैटिक हम उनको कहते हैं जो कि मन से जिनकी शुरुआत है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत लोगों को लगता है कि मेरी पीठ पे दर्द हो रही है, या मेरी बैक एक में, या मेरी शोल्डर में पेन है। ठीक है, जब वो सारे अपने टेस्ट करवाते हैं, स्कैन्स करवाते हैं, तो कुछ भी नहीं निकलता। मतलब फिजिकल बॉडी बिल्कुल ठीक है, पर फिर भी जो व्यक्ति है उसको परेशानी हो रही है कि मुझे यहाँ दर्द है, या मैं ये काम नहीं कर सकता, या वो नहीं कर सकता। ठीक है, तो फिजिकल डिस्कम्फर्ट आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, बट फिजिकली देयर इज नथिंग रॉन्ग विद यू। कहीं ना कहीं आपके माइंड में कोई ऐसी चीज है जो आपको फिजिकली मैनिफेस्ट हो रही है। सो जैसे आजकल आपने ये टर्म सुना होगा, माइंड बॉडी कनेक्शन। यस, ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो हम सोचते हैं, जो हम महसूस करते हैं, उसका एक डायरेक्ट इफेक्ट होता है हमारी फिजिकल बॉडी पे। ओके। इनफैक्ट आज ये बिलीफ भी है कि इन्फेक्शंस और एक्सीडेंट्स को अगर हम छोड़ दें, तो मेजॉरिटी ऑफ द डिजीजेस उनकी जो शुरुआत है वो हमारे माइंड से होती है। ओके, हमारे थिंकिंग से होती है। जब हमारा थॉट प्रोसेस बिगड़ता है, तो वो हमारी इमोशंस को भी इम्बैलेंस करता है। ओके। और जब हमारी थिंकिंग और इमोशनल इम्बैलेंस होता है, तो वो कहीं ना कहीं फिर हमारे एक्शन में, बिहेवियर में ट्रांसलेट होता है। और थॉट्स का और इमोशंस का हमारी फिजिकल बॉडी पे एक डायरेक्ट इफेक्ट आता है। ओके, ऑफ कोर्स, लाइक एंगर। एब्सोल्युटली, जब हम गुस्सा होते हैं तो हमारे हाथ क्लेंच हो जाते हैं, है ना, या हमारी पैल्पिटेशन हो जाएगी, या वी फील अ रश ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो मैनिफेस्ट हो रहा है। इसी तरह जब हम डर एक्सपीरियंस करते हैं, तो हमें कई बार ऐसे लगता है जैसे पेट में बटरफ्लाइज, जब हम बोलते हैं ना बटरफ्लाइज इन माई स्टमक, खास करके बच्चे जो एग्जाम्स से पहले जो फील होता है ना, हमारी पाम्स गीली होनी शुरू हो जाएगी, है ना, गला सूखेगा, हमारी ब्रीदिंग शैलो हो जाएगी। जबकि बॉडी में कुछ नहीं है, पर एक थॉट कैन ट्रिगर अ कंप्लीट रिएक्शन इन योर फिजिकल बॉडी। अब वो डर का, वो जो थॉट है वो डर की हो सकती है, वो गुस्से की हो सकती है। ठीक है, अब ये थोड़ी देर के लिए होता है और फिर हमारी बॉडी ठीक हो जाती है। जैसे वो गुस्सा ठीक हुआ या डर हमारा चला गया, तो वी कम बैक टू अ नॉर्मल सेल्फ। पर कोई व्यक्ति अगर लगातार हर दिन एक डर की अवस्था में जी रहा है, गुस्से की अवस्था में जी रहा है, उदासी की अवस्था में जी रहा है, तो फिर उसका कहीं ना कहीं असर आपको फिजिकल हेल्थ पे देखने को मिलेगा। मैम, नेक्स्ट एंड बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मेंटल हेल्थ क्या है? वेरी गुड क्वेश्चन। हम जानते हैं और समझते हैं फिजिकल हेल्थ को, यस, है ना, और उसके लिए हम बहुत डाइट का ध्यान रखते हैं, एक्सरसाइज का, योगा करते हैं, यस।
प्राणायाम करते हैं। तो जिस तरह हमारी फिजिकल बॉडी को केयर की ज़रूरत है, वैसे ही हमारे माइंड को भी केयर की ज़रूरत है। अब माइंड से क्या मतलब? माइंड मीन्स हमारी थॉट्स, हमारी इमोशनल वेलबींग। और अगर इसको हम डिफाइन करें तो जब कोई व्यक्ति मेंटल हेल्थ में होता है, अच्छी मेंटल हेल्थ में होता है, तो वो व्यक्ति, वो इंसान, ही इज अवेयर ऑफ हिज एबिलिटीज, ही हैज अ स्ट्रेंथ टू डील विद हिज लाइफ सिचुएशंस। अपने लाइफ के जो ट्रिगर्स है, स्ट्रेसेस है, उनके साथ कैसे डील करना है, हाउ टू फॉर्म एंड मेंटेन गुड हेल्दी रिलेशनशिप्स, हाउ टू बी अ प्रोडक्टिव प्रोफेशनल, है ना, अपनी ग्रोथ करना, प्रोफेशनल ग्रोथ करना, एंड ऑल्सो is able to contribute to the development and the growth of the community and on a larger scale the country. Right. This is, we are talking about when a person is in a good mental health. अब खराब मेंटल हेल्थ स्टेट क्या होती है? जहाँ हमारे थॉट्स जो हैं वो थोड़े से डिस्टॉर्ट हो गए, थोड़े से नेगेटिव हो गए हैं। देखिए, लाइफ जर्नी हर एक की अपनी होती है, और किसी की भी लाइफ जर्नी एक स्ट्रेट ग्राफ नहीं है। राइट। हमारे को बहुत से एक्सपीरियंसेस मिलते हैं हर एज में। एवरी टाइम देयर इज अ चेंज इन लाइफ, सो वी आर गोइंग थ्रू अ होल नंबर ऑफ एक्सपीरियंसेस इन आवर लाइफ। ठीक है, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं। अब अच्छे जो होते हैं दे आर मोस्ट वेलकम, पर जब बुरे एक्सपीरियंसेस आते हैं तो वो अपना एक छाप छोड़ जाते हैं हमारे ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं, किसी बच्चे को खूब डराया जाता है और उसको डरा डरा के काम करवाया जाता है, पढ़ाई कराई जाती है, तो विदाउट नोइंग, और कई बार ये लोग अनकॉन्शियसली भी करते हैं, तो वो बच्चा काम तो कर रहा है पर वो डर के कर रहा है। तो कहीं ना कहीं उसके अंदर एक डर का बीज आपने बो दिया। अब वो डर का बीज जो है वो धीरे धीरे पौधा बनेगा, ठीक है। अब वो अपना काम तो करेगा, जिंदगी नहीं रुकती, सो लाइफ विल मूव ऑन, ही विल कंटिन्यू विद हिज लाइफ, बट कहीं ना कहीं वो डर के साथ बड़ा हो रहा है। अब उसके अंदर वो डर किसी भी तरह का फॉर्म ले सकता है। इट कैन बिकम वेरी बिग ऑल्सो, इट कैन बिकम अनमैनेजेबल ऑल्सो। सो हियर व्हाट वीव डन, unknowingly we've disturbed the mental health of a child, or we have sown a seed, an unneeded, unrequired seed of fear in the soil. जो mind होता है, अगर मैं उसको compare करूं धरती की तरह, तो बिल्कुल एक वो फर्टाइल लैंड है, ठीक है। आप जैसे धरती में बीज डालते हैं, अगर आप हेल्दी बीज डालेंगे, उसका देखभाल करेंगे, तो आपको अच्छी फसल मिलेगी। सिमिलरली हम अपने माइंड में क्या बीज डाल रहे हैं, किस विचार का, वो वैसे ही हमको क्रॉप देगा। सो दिस इज हाउ द मेंटल हेल्थ देन बिगिंस टू बिकम डिस्टर्ब्ड। जब भी हमारे माइंड में अनवांटेड थॉट्स हैं, नेगेटिव थॉट्स हैं, फियर है, एंगर है, गिल्ट है, स्ट्रेस है, वरी है, एंजाइटी है, तो ये हमारे माइंड को अब डिस्टर्ब कर रहे हैं। जो एक नॉर्मल माइंड का एक बैलेंस होना चाहिए, वो अब डिस्टर्ब हो रहा है, क्योंकि पॉजिटिविटी कम हो रही है, नेगेटिविटी बढ़ रही है। जब हमारे थॉट्स में डिस्टर्बेंस आएगी तो फिर हमारी इमोशंस भी डिस्टर्ब्ड होंगी। थॉट्स जो है वो फिर इमोशंस को इफेक्ट करती हैं, और फिर वो इमोशंस जो हैं आपके बिहेवियर को इफेक्ट करती हैं। अगर एक मदर हैप्पी है, स्ट्रॉन्ग है, तो इट इज ऑलमोस्ट एक्सेप्टेड कि बच्चे भी थोड़े हेल्दी, हैप्पी, स्ट्रॉन्ग होंगे। आई मीन इट्स वेरी, मतलब एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। मेरे घर में अगर मेरा मूड ठीक है, आई मीन मैं हंस रही हूँ, मैं जनरली मैं बहुत हंसती खेलती इस तरीके से हूँ, कुछ इस टाइप से हूँ। अगर मैं खुश हूँ तो पूरा घर है। अगर मेरा मूड किसी वजह से इन लोगों ने खराब कर दिया तो बोलते हैं आप मत वो हो, पूरा घर
डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये बहुत मतलब है कि हाँ, मेरे खुश होने से मेरा घर बहुत खुश रहता है। अगर मैं नाराज हो गई तो पूरा घर मतलब उस चीज को सफर करता है। बिल्कुल, राइट। क्योंकि आप हेड हो ना। या तो सब आपसे ही सब कुछ रेडिएट हो रहा है। रेडिएट हो रहा तो है। अगर आप खुश हैं, यू विल रेडिएट हैप्पीनेस। राइट। अगर आप ही परेशान हैं तो वो परेशानी फिर फैमिली मेंबर्स को फैमिली मेंबर्स में जाती है। सो यू आर द सन ऑफ द फैमिली। राइट। तो अपनी वेलबींग का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आसान नहीं होता, क्योंकि लाइफ आज बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गई है, बहुत डिमांडिंग हो गई है, स्पेशली वे विमेन आर वर्किंग। उनको घर भी देखना है, उनको बाहर भी काम करना है, उन्हें बच्चों को भी संभालना है, बहुत मल्टीटास्किंग हो गई है। और आपके पास एनर्जी तो उतनी ही है, टाइम भी उतना है। इतना सब कुछ मैनेज करते हुए कई बार आपकी अपनी जो मेंटल बैलेंस है, जो वेलबींग है, वो डिस्टर्ब हो जाती है। गुस्सा आना हो सकता है, इरिटेट रहना, ऑफ कोर्स। कोई गुस्सा बच्चों पे भी निकलेगा, ऑफ कोर्स। सो इट्स इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट, जब आपको लगे कि लगातार आप कुछ हफ्तों से या कुछ महीनों से एक्सपीरियंस कर रही हैं एक सर्टन अनवांटेड नेगेटिव इमोशन, चाहे वो गुस्से की है, चाहे वो इरिटेशन की है, या उदासी है, डिप्रेशन है, या लो मूड है, तो इट इज टाइम टू स्टॉप एंड सी कि क्या है। हो सकता है आपकी बॉडी को इनफ डाइट नहीं मिल रही, कुछ मिनरल्स की डेफिशिएंसी है, कुछ जो इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं वो नहीं मिल रहे। सो पहले अपनी डाइट को भी चेक कीजिए, फिर अपने माइंड को भी आपको देखने की जरूरत है कि क्यों आपको गुस्सा आ रहा है, थोड़ा सा स्टेप बैक करके एनालाइज कीजिए। जनरली मैम, जैसे आपने जो बोला कि प्रॉब्लम है, तो घर वाले बोलते हैं अच्छा डॉक्टर के पास चली जाओ, जो इन जनरल है, और दवाइयाँ लिखवा लाओ, कैल्शियम मल्टीविटामिन दिया, देन वो खा रही हैं, बट वो कभी ये फोकस नहीं करती है कि अच्छा इससे मुझे कैल्शियम तो मिल रहा है, मल्टीविटामिन तो मिल रहा है, लेकिन मेंटल स्टेबिलिटी जो है वो नहीं मिल रही है। और जनरली अभी ऑलमोस्ट 99% मैं ये कहती हूँ कि मेंटल हेल्थ को कोई मतलब पॉइंट ही नहीं करता। उनके लिए मेंटल हेल्थ जैसी कोई चीज़ नहीं है। तुम्हें घुमा तो लाए, तुम्हें साड़ी दिला तो दी, तुम पिक्चर देख तो आई, तुम शॉपिंग कर तो आई, ठीक है, बच्चे को टॉय दिला तो दिया है, ठीक है, बच्चा चाह रहा है कि माँ बाप के साथ खेलना, वो टाइम नहीं दे रहा है, मोबाइल में लगे हुए हैं। अच्छा, रही बात जेंट्स की करूँ तो जेंट्स ऑब्वियसली दे 95% अगर मैं कहूँ तो दे आर ब्रेड बटर अर्नर, राइट। वो दिन भर आ रहे हैं और बच्चों के लिए, देन वो घर में आके इतना इन्वॉल्व नहीं होते हैं। अब ये ट्रेंड हो गया है, या इंडिया में स्पेशली मैंने ये देखा है कि वो नहीं चाहते हैं कि अच्छा मैं दिन भर के काम करके आया और तुम अपनी रोटी सब्जी पकाओ, बच्चे को तुम पढ़ाओ, अब मैं सोने जा रहा हूँ, थोड़ा बहुत अच्छा क्या ज़रूरत है, लिस्ट दे दी है। तो हमारी इंडियन फैमिली में ये जो बन गया है, एक सिस्टम बन गया है ये, कि ये केवल यही है, और इसकी वजह से मेल फीमेल बच्चा का एक तरीके से पूरी फैमिली एक मेंटल प्रॉब्लम से गुजर रही है, बट उस चीज को हम पॉइंट नहीं कर रहे हैं। जी, हम डिनाइल में रहते हैं। अब हम डिनाइल में क्यों रहते हैं? क्योंकि हो सकता है हमें अवेयरनेस ही नहीं है, हमें इतना कॉन्शियसली पता ही नहीं है कि ये एक समस्या है जिसे हमें एड्रेस करने की जरूरत है, है ना। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, जिस फैमिली में आप फैमिली मेंबर्स इकट्ठे बैठ सकते हैं, एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं, शेयरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सप्रेसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर इंसान, मैं ये मानती हूँ, इज लाइक अ प्रेशर कुकर, राइट, ठीक है। तो ये चीज अगर हम मान के चले और हम एक ऐसा बनाएं कि वीकेंड्स पे या जब भी फैमिली टाइम होता है उसमें हर ऐसी एक्टिविटीज की जाए जहाँ पे आप एक्सप्रेस कर सको, आप इन्वॉल्व हो सको। सो दैट इज एक्चुअली हेल्पिंग यू रिलीज योर energies which need to be released or channelize your energies in better way. क्योंकि आप अगर एक्सप्रेस ही नहीं करेंगे, शेयर ही नहीं करेंगे,
तो आप तो फिर इसी भ्रम में जी रहे हैं कि सब ठीक है। मैम बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये भी है, हम एक्सप्रेस करना चाहते हैं बट किससे करें, कोई सुनने को तैयार नहीं। वेरी ट्रू। राइट। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि कई बार जेंट्स भी शेयर करना चाहते हैं कि मुझे प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन क्योंकि मैं मैन हूँ, हाँ, मैं नहीं एक्सप्रेस करूंगा कुछ भी। वो बोलना चाहती है, अच्छा जेंट्स की तरफ से जवाब आएगा कि अरे क्या है, फालतू की बात लेके बैठ गई हो। लेकिन कई बार वो फालतू की बात भी कहनी होती है, जरूरी होती है, राइट। अच्छा, जब माँ बाप एक दूसरे की नहीं सुन रहे हैं तो बच्चा ये सोचता है जब ये आपस में एक दूसरे की नहीं सुन रहे तो मेरी क्या सुनेंगे। ट्रू, बिल्कुल। तो जब आपके पास कोई ऐसा सपोर्ट सिस्टम नहीं है, हाँ, ना घर में, ना लेट्स से कई बार आपके फ्रेंड्स होते हैं, फ्रेंड सर्कल होता है जिनके साथ आप खुल के बात कर सकते हैं। राइट। कई बार आपके अपने कोई बड़े क्लोज रिलेशंस होते हैं, बहन है, भाई है, मदर है, जिनके साथ आप खुल के बात कर सकती है। पर अगर वो सब एब्सेंट है, ऐसा आपके पास कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, देन अगर आपको बात करनी है तो आप यू कैन सीक अ काउंसलर और अ थेरेपिस्ट के पास आप आ सकती हैं, राइट, जो आपको गाइड करेंगे कि हाउ टू एक्सप्रेस, हाउ टू रिलीज द एनर्जी, राइट। क्योंकि क्या होता है, व्हाट इज क्यों हम ये मेंटल इश्यूज से जाते हैं, क्योंकि हमें ना ये सिखाया जाता है, ना बताया जाता है कि जो हमारे अंदर इमोशनल एनर्जीज हैं उनको हमें एक्सेप्ट करना है और उनको हमें सही ढंग से इन अ पॉजिटिव वे रिलीज करना है। राइट, राइट। मेंटल एनर्जी, इमोशनल एनर्जी, सारा खेल इन्हीं का है ना। एग्जाम्पल मैम कैसे रिलीज किया जाता है इन जनरल अगर हम बात करें तो? जैसे अभी लेट्स से किसी को एंगर इश्यू है, एंगर, जैसे एग्जाम्पल मैं एक आपसे पूछती हूँ कि जैसे मैं पर्सनल है कि जब मुझे गुस्सा आता है किसी चीज में तो या तो मैं बहुत चुप हो जाऊंगी। अच्छा, मुझे रोना पसंद नहीं है, मुझे ये फील होता है अगर मैं कभी इमोशनल हो जाती हूँ तो मैं रोना पसंद नहीं करती हूँ। मुझे ये लगता है कि सामने वाला मुझे ये ना बोले कि देखो आंखें आंसू बहाने बैठ गई है, तुम्हारे तो यही काम है। तो इस चीज़ से मुझे बहुत शर्म आती है कि कोई मुझे ये पॉइंट ना करे कि देखो आंसू बहा रही है जी। तो मैं क्योंकि आंसू नहीं बहा पाती हूँ तो मैं एंगर फिर शो करती हूँ। बिल्कुल राइट। तो ये मेरा ये है कि ठीक है मैं रो नहीं सकती। अच्छा, कुछ जैसे मेरी फ्रेंड्स हैं वो रो लेती हैं बट वो चिल्लाती नहीं है या वो नहीं है, वो एक कोने में कि मेरे साथ ये हो गया। आप रोना नहीं चाहती, वैसे तो क्राइंग इज वेरी हेल्दी। ये मैंने सुना है मैम कि रोना बहुत हेल्दी है। आपको क्यों दिया है ताकि जो चीज आप बोल के नहीं निकाल सकती आंसू के थ्रू। हाँ, बट स्टिल अगर आपको रोना पसंद नहीं है हाँ, तो यू कैन राइट और यू कैन do breath watching. There's some certain breathing exercises which can help you release that energy. ये वो positive ways हैं in which you can release the energy which is bothering you. Right, right. तो उसको एक negative way में निकालने की बजाय, नेगेटिव वे में एक्सप्रेस करने की बजाय आप उसे एक पॉजिटिव वे में कर सकती है, which will leave you feeling better. राइट, यू नो एट द एंड ऑफ दैट एक्टिविटी, लेट्स से आपको गार्डनिंग का शौक है, आप परेशान है, चलो आपने गार्डनिंग शुरू कर दी, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे वो एक शिफ्ट आता है, यू बिगिन टू फील नाइस, राइट, यू नो, और आपका मूड भी चेंज हो जाता है। राइट। मैं बच्चों से जैसे कहती हूँ कि जाओ मैं तुमसे बात नहीं करूँगी, मैं बात नहीं करूँगी। सडनली अगर मैंने किसी काम में ऑक्यूपाई हो गई और मैंने वो कर लिया और मैं बात करना स्टार्ट कर देती हूँ, फिर बच्चे मुझे आके कहते हैं आप तो बात नहीं करने वाली थी। आई मीन दैट टाइम मतलब मैं बस्ट, मतलब मेरा स्ट्रेस बस्ट हो चुका होता है। ओ मुझे ये बात नहीं करनी थी, ओके मैं तुमसे बात कर रही हूँ। तो इट्स लाइक हाँ, ये चीज़ मैंने खुद देखी है कि हाँ इतना अवेयरनेस होना चाहिए कि अगर हम एक नेगेटिव इमोशनल स्टेट में हैं, यानी कि अगर हम एक नेगेटिव इमोशन को एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो हमें उसको अपने साथ बनाए नहीं रखना, हमें उस स्टेट में लगातार नहीं रहना, हमें कोशिश करना है कि हम उस स्टेट से बाहर आए। क्योंकि जितनी जल्दी बाहर आएंगे बाय डिस्ट्रैक्टिंग आवर माइंड एंड इन्वॉल्विंग आवर माइंड इन सम अदर पॉजिटिव एक्टिविटी, उतना ही जल्दी हम अपने को
वापस एक नॉर्मल सी ला पाएंगे। राइट। एंड ऐसे जेंट्स जो वायलेंस करते हैं जी, उनको आप किस तरीके से, वो वायलेंस क्यों करते हैं? आई मीन अपनी वाइफ को पीटना, बच्चों को पीटना, शराब, या एडिक्टिव हैं, एक वन ऑफ द रीजन, लेकिन वो एक सहारा होता है कि मैं पी के आया था इसलिए तुझे एक थप्पड़ मार दिया मैंने। जी, जी। राइट। तो ये इसके बारे में आप कुछ कहेंगे? कि देखिए, ऐसा है कि जो हमारी पर्सनालिटी होती है उसकी फाउंडेशन कहीं ना कहीं हमारे बचपन से भी होती है, अपब्रिंगिंग में भी होती है। सो अ लॉट ऑफ, आई एम नॉट सेइंग ऑल, बट अ लॉट ऑफ मेल्स हु आर वायलेंट टुवर्ड्स देयर वाइफ एंड देयर चिल्ड्रन, मे बी उन्होंने खुद एज अ चाइल्ड वायलेंस एक्सपीरियंस की है। राइट। They've seen violence in their family while they were growing up. और कहीं ना कहीं एक एक्सेप्टेंस आ जाती है, या माइंड में एक बिलीफ हो जाता है कि इट्स ओके, मारना पीटना कोई बुरी चीज नहीं है, मतलब इवन दे कैन डू। सो एक वो फीलिंग आती है कि when they grow up as males, even they have the right to be violent towards their children or their wife, because that is something that they've seen in their own family while they were growing up between their parents. तो वो ये फील करते हैं या वो अपना स्ट्रेस रिलीव करते हैं किसी को मार के? हाँ, ऑब्वियसली स्ट्रेस तो है। ओके, स्ट्रेस तो है, तो वो उनका एक तरीका हो गया है अपने आप को लाइट फील कराने, डिस्ट्रेस करने के लिए। वो उन्होंने कहाँ से सीखा? सब केसेस में नहीं होता, बट मेजॉरिटी केसेस में, जब एटलीस्ट जो मैंने केसेस हैंडल किए, जब मैं उनसे पूछती तो बोलते हैं हाँ, बचपन में वी सॉ लॉट ऑफ वायलेंस, आवर पेरेंट्स यूज्ड टू फाइट, माय फादर वाज वेरी वायलेंट। तो दिस इज वन ऑफ द रीजंस। द सेकंड रीजन कैन बी कि बिकॉज द पर्सन डजंट नो कि मेरे अंदर जो इतना स्ट्रेस है उसको मैं कैसे हैंडल करूं। तो आप बाहर वालों पे तो नहीं निकालोगे अपना गुस्सा। जो सबसे वल्नरेबल लोग हैं वो तो आपकी वाइफ, आपके बच्चे हैं, जो कभी आपकी अगेंस्ट नहीं जाएंगे, उनके ऊपर तो आप कुछ भी कर सकते हो। सो वो गुस्सा फिर हमेशा वीक पर्सन पे निकलता है। पीपल हु आर वीकर देन यू, पीपल हु विल नॉट रेजिस्ट और हु विल नॉट गिव इट बैक टू यू। तो इस प्रॉब्लम को हम आपकी थेरेपी से ट्रीट कर सकते हैं? अगर कोई ऐसा बंदा है जी, या ऐसी कोई लेडी है जो वायलेंस पे है, तो ये हम जो हिप्नोटाइज जो हम थेरेपी की बात कर, उससे डेफिनेटली ट्रीट होता है। ओके। समझना पड़ता है कि क्या फैमिली एनवायरनमेंट क्या है, फैमिली डायनामिक्स क्या है, क्यों इतना गुस्सा है, क्यों इतनी वायलेंस है। और हो सकता है कि वाकई किसी को कोई मेंटल इशू हो जिसके लिए उनको मेडिकेशन पे जाना हो। तो हमें सब कुछ देखना पड़ता है, कई बार दवाइयों की भी जरूरत पड़ती है। सिर्फ काउंसलिंग से काम नहीं चलता, सिर्फ थेरेपी से काम नहीं चलता। पर यह है कि दवाइयों के साथ भी आप काउंसलिंग और थेरेपी ले सकते हैं। तो ये तब होता है, हम तभी डायग्नोसिस कर सकते हैं जब आप किसी एक प्रोफेशनल काउंसलर के पास, साइकोलॉजिस्ट के पास आते हैं या साइकेट्रिस्ट के पास आते हैं अपनी प्रॉब्लम लेके। तो जब वो आपको सुनते हैं, आपकी प्रॉब्लम को समझते हैं और एक डायग्नोसिस बनाते हैं, फिर वो आपको गाइड करते हैं कि आपको दवाई की ज़रूरत है कि नहीं है, आपको सिर्फ काउंसलिंग लेने की ज़रूरत है या सिर्फ थेरेपी से ठीक हो जाएगा। तो ये सारा हमको रूल आउट करना पड़ता है। क्योंकि जो बहुत जैसे वायलेंट होते हैं, हो सकता है जैसे आपने कहा अल्कोहलिक हो, एडिक्शन, तो फिर एडिक्शन की ट्रीटमेंट अलग तरीके से होती है। उसमें थेरेपी आएगी, काउंसलिंग आएगी, बट एट अ लेटर स्टेज। सबसे पहले तो उनको डिटॉक्सिफिकेशन करने की जरूरत है। वो तो आपको एक साइकेट्रिस्ट की हेल्प से मेडिकेशंस पे जाना पड़ेगा, डिटॉक्स करना पड़ेगा। उसके बाद फिर आपकी काउंसलिंग और थेरेपी शुरू होती है। तो ये जो गाइडेंस है, ये एडवाइस आपको एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से ही मिल सकती है, एक साइकेट्रिस्ट से मिल सकती है, एक क्वालिफाइड साइकोलॉजिस्ट से मिल सकती है, या एक थेरेपिस्ट ही आपको गाइड करेगा। जैसे अगर मेरे पास कोई आता है, यूजुअली मेरे पास वो लोग आते हैं जिन्होंने
डॉक्टर्स और सारी चीजें ट्राई कर ली हैं, राइट राइट राइट। तो जैसे कहते हैं हम कि डॉक्टर शॉपिंग कर ली है। ओके। सो नाउ आई वांट टू फाइंड समथिंग मोर इफेक्टिव एंड बेटर। बट हैविंग सेड दैट, मेडिसिन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है अपना, हम वो नहीं मना कर सकते। जहाँ मेडिसिन काम करती है वहाँ मेडिसिन ही काम करेंगे। एंड इफ आई फाइंड कि कोई मेरे पास आया पर उसको एडिक्शन है या उसको लेट्स से हेलुसिनेशन है या साइकोसिस के सिम्टम्स हैं, तो उसको मैं ट्रीट नहीं करूंगी, मैं उसको रेफर करूंगी एक साइकेट्रिस्ट के पास। ओके, राइट। क्योंकि थेरेपी में द फर्स्ट रूल इज यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि जिसके साथ आप काम कर रहे हैं क्या उसको किसी और हेल्प और इनपुट की जरूरत तो नहीं है। सो जब सब कुछ हो जाता है देन वी कम टू द काउंसलिंग एंड द थेरेपी पार्ट। और कुछ ऐसे होते हैं जो सब कुछ अपना करवा कर आए, जिनको पता है कि अब ये सब हो गया है, सो उनके साथ फिर हम डायरेक्ट थेरेपी कर सकते हैं। बट यस, एंगर मैनेजमेंट, हैबिट्स, एडिक्शंस के साथ हिप्नोथेरेपी डज वर्क इफेक्टिवली। मैम, आपसे जब मैंने बात करी थी तो आपने एक बात ये भी कही थी, पास्ट लाइफ से भी कुछ चीजें, ऑब्वियसली हमारे हिंदू सनातन में इस चीज को एग्जिस्टेंस है पास्ट लाइफ का, तो उसका भी कुछ मतलब हमारे बिहेवियर में अगर हम इस जन्म की बात करें तो ये एग्जिस्ट कर रहा है हमारी लाइफ में? जी देखिए, ऐसा है कि कुछ रिलीजन्स हैं जो नहीं मानते, ठीक है, राइट। कुछ रिलीजन्स हैं जैसे हमारा है जो हिंदू हैं या बुद्धिस्ट हैं, वी बिलीव इन इट। अगर हम सोल की जर्नी देखें, अगर हम एक इंडिविजुअल को अगर हम लेते हैं तो वो सिर्फ बॉडी नहीं है, राइट। उस बॉडी का एक माइंड भी है, अब उस माइंड के साथ एक स्पिरिट भी है, जिसको हम सोल कहें, आत्मा कहें, कोई भी नाम दे सकते हैं, कॉन्शियसनेस दे सकते हैं, ठीक है। सो आपने एक चीज को अगर ट्रीट किया और दूसरों को छोड़ दिया तो हीलिंग कंप्लीट नहीं होती। इसलिए आजकल टर्म आता है होलिस्टिक हीलिंग। होलिस्टिक मीन्स कंप्लीट। वी आर एड्रेसिंग द फिजिकल, द इमोशनल, द मेंटल, मे बी इवन द स्पिरिचुअल पार्ट। ओके, ठीक है। अगर हम ये माने कि सोल एक जर्नी पे है और वो पहले भी उसके लाइफ हुई है, उसने जीवन जिए हैं, तो अगर एक लाइफ में हम अपनी प्रेजेंट लाइफ देखें तो हम अगर इसको एनालाइज करें तो हमारे कितने एक्सपीरियंसेस हैं, अच्छे बुरे, उन एक्सपीरियंसेस से कितने हमने रिएक्शंस, इमोशंस कलेक्ट किए हैं, तो वो कहीं ना कहीं तो स्टोर हो रहा है, राइट, ठीक है। वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो रहा है, ओके। और इसको हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं इनटू द नेक्स्ट लाइफ। ओके, इज इट? जी, आई मीन कि सबकॉन्शियस माइंड में हम इतना कुछ कैरी कर सकते हैं। जी, बिल्कुल बिल्कुल। और फिर अब जैसे I'll give you a very small example of one case. जैसे मेरे पास एक लेडी आई और उनको बहुत ज्यादा डर था पानी का, ठीक है। यहाँ तक कि वो पानी के थोड़े भी पास जाती थी तो उनको पैल्पिटेशन और नर्वसनेस और ड्राइनेस ऑफ थ्रोट, ये सारे सिम्टम्स शुरू हो जाते थे। जबकि इस लाइफ में जब मैंने उनसे हिस्ट्री ली, इस लाइफ में कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ नहीं था। ऐसा नहीं था कि बचपन में कभी पानी में वो डूब गई हो या स्विमिंग करते हुए कुछ हुआ, कोई ऐसा नहीं उनको हुआ था। तो मैंने उनको सिर्फ सजेस्ट किया कि हम एज रिग्रेशन से करेंगे। एज रिग्रेशन होता है दैट यू एक्सप्लोर दिस प्रेजेंट लाइफ, ओके, ठीक है। अब धीरे धीरे बचपन में जा रहे हैं जस्ट टू इंश्योर कि कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो जो आपको याद नहीं हो बट जिसकी वजह से डर आ रहा है, ठीक है। सो वो सारा हमने एक्सप्लोर किया, कुछ नहीं आया। सो देन आई जस्ट सजेस्टेड एंड शी वाज ओके, बिकॉज वो कह रही थी कि मुझे करना है, कि मैं अपनी फैमिली के साथ वेकेशंस पे नहीं जा सकती, मैं बीच पे नहीं जा सकती, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। सो उस लेडी के साथ जब मैंने सेशन किया तो
उसने शी वॉज एबल टू गो एंड सी हर पास्ट लाइफ, जिसमें वो एक प्लेन क्रैश में है एंड शी इज ड्राउनिंग. Okay. The plane crashed over a sea Hmm. and she's drowning and she didn't know how to swim. Hmm. तो वो जो लास्ट उसका जो एक्सपीरियंस था before she died, that is what got stored in her subconscious mind. ठीक है, वही fear, क्योंकि वो unresolved रहा, तो वो fear carry forward हो गया और वो फिर मैनिफेस्ट हुआ बचपन में. हो सकता है इतना एक्सपोजर नहीं हुआ होगा, बट जब एक्सपोजर हुआ ज़्यादा टू वाटर बॉडीज तो वो फियर फिर सरफेस पे आया. सो आफ्टर दैट सेशन उसका फियर काफ़ी रिड्यूस हो गया था. शी वॉज एबल टू एटलीस्ट गो एंड स्टैंड नियर अ स्विमिंग पूल. एंड देन आफ्टर अनदर 2 sessions or so, she was very comfortable. She was able to go, with her family to those beaches and all that. Okay. तो ये चीज यहाँ पे अगर गीता आप पढ़े तो उसमें कृष्ण जी ने कहा है कि हमारे जो लास्ट मोमेंट में जो हमारी थॉट्स होती हैं या जो हम फील करते हैं, somehow वो हमारे साथ आगे परस्यू करता है, आगे हमारे साथ चलता है. जी. अनफॉरगेटिंग वो कौन सा चैप्टर है कौन सा, बट बड़ा उन्होंने क्लियरली एक श्लोक में कहा है. और ये चीज़ मुझे एक बार नहीं, मुझे कई बार, क्योंकि अब मैं शायद हज़ारों केसेस कर चुकी हूँ इतने सालों में, और ये चीज़ मैंने हर केस में ये देखा है कि जब भी इस तरह की थेरेपी मैं करती हूँ तो कहीं ना कहीं से एक बहुत रिलीफ महसूस होता है उस पेशेंट को, उस क्लाइंट को. और वो रिलीफ जो होता है वो कोई बहुत शॉर्ट टर्म का नहीं होता है, परमानेंट. आई वुड से लॉन्ग टर्म. परमानेंट कहना मैं वर्ड यूज नहीं करूँगी, क्योंकि लाइफ में आगे आपके क्या सिचुएशंस, क्या ट्रिगर्स होते हैं, बट फॉर अ लॉन्ग टाइम वो जो है वो डिस्कम्फर्ट सेटल्ड हो जाता है एंड द पर्सन फील्स मच बेटर. एक थायराइड वाली भी एक हमने अभी थोड़ी देर पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि जनरली ये फीमेल्स में ज़्यादा देखी गई हैं, उन्हीं में डायग्नोस होती है. मेल्स में आती हैं लेकिन बहुत कम. जी. इसका एक आप रीज़न एक बहुत लॉजिकल आप वो दे रही थी, वो एक बार मैं आपसे थोड़ा सा सुनना चाहूँगी. सो कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपीज में हिप्नोथेरेपी में भी हम मानते हैं कि थायराइड एक ग्लैंड होता है, राइट. ठीक है. और अगर हम इसको कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपीज की हीलिंग में देखें तो यहीं पे हमारा एक थ्रोट चक्र भी होता है, ठीक है. थ्रोट जो है दैट इज द सीट ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. यहीं से हम एक्सप्रेस करते हैं, right. और एक्सप्रेस करना ज़रूरी है, क्योंकि जब हम एक्सप्रेस करते हैं तो हम कुछ अनवांटेड एनर्जीज को रिलीज कर रहे हैं, बोल के रिलीज कर रहे हैं. तभी आप देखें काउंसलिंग में जो रिलीज होता है, जो टॉकिंग सेशन होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. वो कैथार्सिस एक तरह से होता है, आप रिलीज कर रहे हैं, राइट. तो अगर किसी का मतलब लाइफ ऐसी रही है कि उनको कभी बोलने का मौका नहीं दिया गया, या उनको सुना नहीं गया, या उनको हर वक्त जब वो बोलते थे तो चुप करा दिया जाता था, और मतलब कभी एक्सप्रेस करने का वो नहीं दिया, तो क्या है, हमारी यहाँ पे भी तो एनर्जी है. सो एनर्जी जो है वो वहीं पे स्टैग्नेट हो रही है, उसको रिलीज नहीं मिल रहा. या अगर किसी को इतनी अवेयरनेस है कि ये एनर्जी को मैं किसी डिफरेंट वे में चैनलाइज करूं, जैसे अभी आपको बताया था गुस्सा आ रहा है या सैडनेस है, आप कुकिंग कर लें, गार्डनिंग कर लें. सो इफ यू, आपको अवेयरनेस है और आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, बट उसी एनर्जी को आप किसी पॉजिटिव वे में रिलीज कर रहे हो, तो आप फिर यहाँ की जो कंजेशन है, जो एनर्जी जहाँ ब्लॉक हो रही है, आप उसको प्रिवेंट कर रहे हो. बट मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट अवेयर, या नहीं कर पाते. तो यहाँ पे जब एनर्जी ब्लॉकेज हो जाती है, दैट यूजुअली रिजल्ट्स इन थायराइड, क्योंकि आपकी सीट ऑफ एक्सप्रेशन जो है उसको फ्रीडम नहीं दी गई है, आपको
बोलने का मौका नहीं दिया गया, या आपने बोले तो किसी ने सुना नहीं, एक फ्रस्ट्रेशन जो होती है यूजुअली लेडीज में ये ज्यादा होती है, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली जो सेटअप रहा है उसमें हमेशा लेडीज को एडजस्ट करना है, चुप कर जाओ, घर की शांति के लिए कुछ मत कहो, लड़ाई नहीं करना। राइट। सो कहीं ना कहीं वो एनर्जी तो दबी है। अब we are all, I like to believe in this example, we are all walking pressure cookers. yeah. अब वो स्टीम जो इकट्ठी हो रही है, अगर आप उसको विसल नहीं दोगे, उसको रिलीज नहीं करोगे, तो कहीं ना कहीं से तो रिलीज होगी। और बॉडी के जिस पार्ट में, जिस ऑर्गन में वो ज्यादा स्टैग्नेट होती है, कलेक्ट होती है, वहां पे फिर आप देखेंगे कि कोई ना कोई, और ये सबसे ज़्यादा देखा गया है कि ये प्रेगनेंसी में डायग्नोज होती है। जनरली कहते हैं कि बच्चे होने के बाद मुझे थायराइड हो गया, बच्चों के होने के बाद मुझे थायराइड हो गया। वो तो आई थिंक कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उसको हम ऐसे नहीं लिंक कर सकते, ऐसे तो पोस्टपार्टम डिप्रेशन भी होता है। राइट। क्योंकि बॉडी में इतने चेंजेस होते हैं, और अगर somebody is not in a very good emotional state, या उसको उतना फैमिली का सपोर्ट या इतनी केयर या इतना प्यार नहीं मिल रहा है, तो वो सारी चीजें तो प्ले करती हैं, प्ले करेंगे। तो सबसे बड़ा जो आपका जो सबसे बड़ा अगर मैं कहूँ डॉक्टर है, वो एक तो आपके अंदर है, दूसरा जो है वो आपकी फैमिली है। राइट। आपका होम एनवायरनमेंट है। अगर आपको आपकी फैमिली से सपोर्ट मिलती है, अप्रिसिएशन मिलती है, और एक खुलापन मिलता है बोलने का, सुनने का, सुनाने का, तो वो लोग आप देखेंगे दे आर इन अ बेटर स्टेट ऑफ मेंटल हेल्थ। राइट। उनको सुनो तो सही, उनको अप्रिशिएट करो, वो जो इतना काम करती हैं। हर इंसान को अप्रिसिएशन चाहिए। आपको सबको अच्छा लगता है। तो जब वो अप्रिसिएशन नहीं मिलता, बल्कि उसकी जगह यू आर बीइंग जजमेंटल, आप क्रिटिकल हो, तो क्या है। एक केस हमने देखा है, सुसाइडल कंडीशंस में भी कुछ लोग पहुंच जाते हैं। अगर ऐसे पेशेंट्स हैं, या पढ़ने का प्रेशर है, या वर्क का प्रेशर है, फैमिली का प्रेशर है, प्यार का प्रेशर है, पार्टनर का प्रेशर है, बच्चों का प्रेशर है, किसी भी वजह से, तो ऐसे लोगों को इस थेरेपी से कितनी हेल्प मिलेगी मैम? देखिए, जो सुसाइडल केसेस होते हैं, हम उनको यही सजेस्ट करते हैं कि पहले वो साइकियाट्रिस्ट को मिले। ओके, ठीक है। क्योंकि अगर कोई उस लेवल पे आ गया है, सुसाइडल के सुसाइड थॉट्स आ रहे हैं, कई अटेम्प्ट भी करते हैं, इसका मतलब कि बहुत एक्सट्रीम स्टेट में है, बहुत ही लो, हेल्पलेस है। राइट। तो ऐसे में एक तो फैमिली को अवेयर होना है कि एक फैमिली मेंबर इस स्टेट से गुजर रहा है, उसको इतनी परेशानी है, तो दे शुड सीक हेल्प। And the first point of contact in such cases is usually either a psychologist or a psychiatrist. Okay. Because probably they need to be on medication. हाँ जी. Right. And इस तरह की थेरेपी लेटर आती है, बाद में आती है, जब सुसाइडल थॉट्स सेटल हो जाते हैं, जब वो काम डाउन हो जाए, एंड लाइक दे रेडी टू, अब अच्छा ठीक है, अब मैं बहुत काम डाउन हूँ, अब मैं चीज़ों को बैलेंस कर पा रहा हूँ, समझ सकता हूँ, उसके बाद लेटर ऑन हम इस थेरेपी में आके उसे और बेटर डील कर सकते हैं। ओके। हिप्नोथेरेपी के लिए किन लोगों को कनेक्ट करना चाहिए? पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि हिप्नोथेरेपी के लिए किन लोगों को नहीं कनेक्ट करना चाहिए। ठीक है। सो साइकोसिस या साइकोटिक डिसऑर्डर, जिसमें हम कहते हैं बाइपोलर या स्किज़ोफ्रेनिया है, ये दो कैटेगरीज को हम नहीं ट्रीट करते हिप्नोथेरेपी में। और तीसरी एक कैटेगरी है जिसमें हम कहते हैं स्पेशली चैलेंज, जो लो आईक्यू है, या हम कहते हैं मेंटली चैलेंज्ड होते हैं। ऑटिस्टिक नहीं, नॉट ऑटिस्टिक, जिसको हम, अगर मैं स्पेशल चिल्ड्रन मेंटली रिटार्डेड, ओके, तो उस कैटेगरी के साथ भी हम काम नहीं करते। ठीक है, ओके। बाकी हम इट वर्क्स वेरी वेल विद साइकोसोमैटिक इश्यूज, ओके, जो मैंने पहले बताया था। राइट। सो डिप्रेशन में
एंजाइटी में, ओसीडी में, Okay. स्ट्रेस में, लो कॉन्फिडेंस, लो सेल्फ एस्टीम, लो सेल्फ वर्थ, रिलेशनशिप इश्यूज, Okay. और लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो अपना कंसंट्रेशन बढ़ाना चाहते हैं, एबिलिटी टू फोकस बढ़ाना चाहते हैं, स्टडीज में अच्छा करना चाहते हैं, Right. यू नो, Right. इट हेल्प्स दीज पीपल अ लॉट. Okay. Okay. सो साइकोसोमैटिक Hmm. स्टूडेंट्स, हैबिट्स आप अपनी चेंज करना चाहते हैं, Hmm. उसमें इट इज़ वेरी हेल्पफुल. यू नो, यू लेट्स से यू हैव सिंपल हैबिट, नेल बाइटिंग. Right. Even nail biting can be a very chronic habit. Right. ठीक Right. है. So habit change में psychosomatic issues, disorders हैं उसमें. Okay. Okay. Hypnotherapy And works well. required sessions क्या होते हैं इसमें अगर कोई hypnotherapy में आना चाहता है? On an it actually depends from case to case, Case but to on an average we suggest 7 to 8 sessions. Okay. जी. Okay. कुछ केसेस होते हैं जैसे एडिक्शंस हैं या ईटिंग डिसऑर्डर्स हैं, उनमें द नंबर ऑफ सेशंस कैन गो अप. Okay. जी. Okay. मैम अगर मैं हिप्नोथेरेपी में किसी रिलेशनशिप के बारे में भी आपने बोला कि रिलेशनशिप, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगी कि जो रिलेशनशिप चैलेंजेस हैं, आई मीन ये कपल के बीच के रिलेशनशिप की बात कर रही हैं या इन जनरल फैमिली में रिलेशनशिप्स जो होते हैं आपस में, उस रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं? दिस इंक्लूड्स ऑल काइंड ऑफ रिलेशनशिप्स, नॉट जस्ट कपल. क्योंकि कई बार होता है कि जैसे किसी वन पेरेंट और वन चाइल्ड के बीच में भी रिलेशनशिप बहुत डिस्टर्ब्ड होता है ना, और कपल के बीच में भी हो सकता है ना. सो देयर आल्सो हिप्नोथेरेपी कैन हेल्प. जी. एक मूल मंत्र जो आपकी तरफ से हमारे व्यूअर्स सुनना चाहेंगे? अपनी मेंटल हेल्थ को उतना ही इम्पोर्टेंस दीजिए जितना आप अपनी फिजिकल हेल्थ को देते हैं. और मेंटल हेल्थ के लिए देखिए, हमको सब पॉजिटिव चीज़ें अच्छी लगती हैं ना, किसी को भी नेगेटिव चीज़ें नहीं. सो वी ऑल लाइक टू बी लव्ड. Right. We all like to be appreciated. Right. We all like to be peaceful. Right. We all like to be joyful. Right. तो ये सारी चीज़ें जो अच्छी इमोशंस हैं, जी. एक तो देना सीखें, खुद को भी, दूसरों को भी. दूसरा बहुत इम्पोर्टेंट है क्वालिटी टाइम बिताना फैमिली के लिए. आपस में कम्युनिकेशन जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है. बातचीत होती रहनी चाहिए. पता रहना चाहिए कि मतलब जो मेंबर्स हैं फैमिली के, वो क्या फील कर रहे हैं, किस स्टेज से गुजर रहे हैं, क्या है उनकी लाइफ में जो चल रहा है. क्योंकि जब आप कनेक्टेड रहेंगे तो आपको पता रहेगा कि यू विल बी एबल टू ऑब्जर्व कि अब कोई चीज़ जो है वो थोड़ी सी डिप कर गई है ना. और दूसरा, अगर कोई आपको लगता है खुद भी और कोई फैमिली का मेंबर या फ्रेंड आपको लगता है कि कुछ टाइम से रेगुलरली नींद नहीं ठीक आ रही, भूख नहीं लग रही है, बहुत उदासी है, या कुछ काम करने को मन नहीं है, काम में मन नहीं लग रहा, फोकस कंसंट्रेशन में बहुत हो गया है, और अपने में ही रह रहे हैं, बाहर नहीं निकल रहे, ये साइंस कंटिन्यू करते हैं कुछ टाइम के लिए, तो इट इज़ टाइम टू स्टॉप एंड एड्रेस देम. इग्नोर ना करें, पहले बात करें उस व्यक्ति से, जाने की क्या है, यू नो, ट्राई टू फाइंड आउट. अगर आप बात से ही उसको रिजॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि बात करने से, बोलने से काफ़ी चीज़ें ठीक होती हैं, एक हल्कापन आता है. अगर वो नहीं हो रहा, देन सीक प्रोफेशनल हेल्प. और ये खुद के लिए भी जाता है. अगर आप भी खुद ये सिम्टम्स महसूस कर रहे हैं कॉन्टिन्यूसली फॉर सम पीरियड, देन इट इज टाइम टू स्टॉप कि कुछ तो है जो ठीक नहीं है, जिसको आपको ठीक करना है. तो उसके लिए पहले आप अपने लेवल पे ट्राई कर सकते हैं. योगा है, मेडिटेशन है, प्राणायाम है, एक्सरसाइजेस हैं. अगर उसके बावजूद टॉकिंग टू योर फ्रेंड्स, टॉकिंग टू समबडी इन योर फैमिली, है ना,
अपने को हल्का कीजिए। अगर उसके बावजूद भी आपको लग रहा है कि शिफ्ट नहीं हो रहा, कुछ बेहतर नहीं हो रहा, देन सीक प्रोफेशनल हेल्प। और प्रोफेशनल हेल्प को लेने में कोई वो झिझक नहीं होनी चाहिए। अगर हमें बुखार होता है या ब्लड प्रेशर होता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। तो इसी तरह माइंड में भी कुछ प्रॉब्लम, डिस्टर्बेंस हो सकती है, राइट। और अगर उसको आप टाइम पे एड्रेस करेंगे तो वो जल्दी ठीक होगा, राइट। आप उसको जितना छोड़ देंगे तो वो क्रॉनिक हो जाएगा। जैसे आप ब्लड प्रेशर को या डायबिटीज को छोड़ देते हैं, इग्नोर करते हैं, तो फिर आपको लाइफ लॉन्ग लेना पड़ता है उसके लिए मेडिकेशन। मैंने पहले भी कहा था, इट्स आई ओपनर। ये पूरा पॉडकास्ट हमारे लिए आई ओपनर है एंड हमारे व्यूअर्स के लिए भी है। एंड मैं आपको लास्ट में यही कहना चाहूँगी, इनफैक्ट मैंने भी कुछ चीज़ें अपने लिए समझी है, तो मैं इसी के साथ इस पॉडकास्ट को एंड करती हूँ। और मैं चाहती हूँ और होप करती हूँ कि जो भी इस पॉडकास्ट को देख रहा है वो हमारी थेरेपिस्ट की जो भी बातें आपने सुनी आज समृता जी की, तो आप इस चीज़ को बहुत गहराई से सोचेंगे, समझेंगे और अपने नियर डियर पर्सन्स को आप ये ज़रूर सजेस्ट करेंगे। और बस आप इसी तरीके से हमें सपोर्ट करें और अवेयरनेस दें अपने फ्रेंड्स को, समाज को। एंड आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं।